बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसात से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जो ऐसे होता है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ऐसे का मतलब है आई से, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर आपका एक ओपिनियन। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो इस चीज को इररेलेवेंट मत जानिएगा। आपको अगर किसी चीज के बारे में कि उसकी वजह क्या है, ये क्यों शुरू होती है किसी भी मुआशरे के अंदर, जिसकी वजह से एक मुआशरे के अंदर अफरा तफरी, बेचैनी, लाकानूनियत और उसके अलावा शिदत पसंदी, महरूमी, तबकात, ये सारा कुछ क्यों जन्म लेता है, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, वो आपकी उस हवाले से एक जाविया नज़र है, आपने चीज़ों को किस तरह देखना है। आपसे हो सकता है इंटरव्यू पूछा जाए, हो सकता है कि यही चीज़ें आपसे पीपीएससी के पास पेपर्स में तो नहीं पूछी गई हैं, आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। सो इन चीज़ों को लाइट मत लीजिएगा, ये आपकी बेसिक्स है। पहला टॉपिक भी उस दिन मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था, किसी मुआशरे के अंदर जुर्म किस तरह जन्म लेता है, ये मैंने आपसे टॉपिक शेयर किया है। ये यूट्यूब पे चैनल, मेरे चैनल पे भी ये पड़ा है टॉपिक, तो आप ये जरूर देखिएगा। मौजू उसका रखा हुआ है कि आपने अपने ऐसे को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। ये आपका 1 घंटे का ऐसे है, ये मिनिस्ट्रियल कोटा है पीएमएस का या तहसीलदार का। आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए है कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। ये लॉ से ही सारी चीजें फूटती हैं, लॉ का इसके अलावा कोई और वजूद नहीं है, यही बेसिक चीजें हैं। ये आप ये नहीं समझिएगा कि ये 354, 353, 186, 292, 392, 382, 370 ये भी यही बस लॉ है। नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे मुआशरे में जुर्म क्यों जन्म लेता है। ये आपका ही क्वेश्चन है ना, किसी और क्वेश्चन तो नहीं है। हमारे यहां अफरा तफरी क्यों है, हमारे यहां बेचैनी क्यों है, शिदत पसंदी क्यों फूटती है, लोगों का इस सिस्टम पे इत्मीनान क्यों नहीं है, यही बेसिक चीजें हैं ना। तो इन सारी चीजों का ये मेरा जो आज का टॉपिक है, इससे चोली दामन का साथ है। सुनिएगा जरा। आज मैंने आपके सामने टॉपिक रखा है गवर्नेंस। आपका ये 1 घंटे का जिलेदार के लिए नहीं, तहसीलदार के लिए और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए 1 घंटे का ये पेपर है और 25 नंबर का ये पेपर है आपका। इस बड़े पेपर को जो हमारे सामने सीएसएस होता है, सीएसएस या पीएमएस, उसमें यही टॉपिक 3 घंटों पर मुश्तमिल और 100 नंबर पे होता है। अब आपके सामने टेक्निक क्या होनी चाहिए कि मैंने वो जो मटेरियल मैं पूरे 3 घंटे में अपना 100 नंबर के लिए पेपर पे मैं लिखता हूं, वो मैंने 1 घंटे के अंदर 25 नंबर के लिए मुझे चाहिए। मुझे किसके लिए चाहिए? 25 नंबर। आपने हमेशा अपने नंबर को सामने रखना है। ये सवाल मेरा नंबर क्या है उतना फैलाया करें। मैं अक्सर पेपर चेक करता हूं, 5 नंबर का पेपर होता है और स्टूडेंट्स ने अपना कांस्टेबल बेचारे इतना लंबा लिख देते हैं। भाई 5 नंबर का या 2 नंबर का सवाल है, आप उसमें 5-6 सफ़े ज़ाय कर रहे हैं, टाइम ज़ाय कर रहे हैं। हमारे सामने क्या है, 25 नंबर है और 1 घंटा है और एक टॉपिक है। ये बेसिकली वही टॉपिक्स होते हैं जो सीएसएस में या पीएमएस में 3 घंटे में 100 नंबर के लिए आप तैयार करते हैं। टेक्निक क्या है, मैंने जब पेपर दिया मिनिस्ट्रियल कोटे का, मेरा आपको पहले ही बताया 1 सीट थी और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। टेक्निक को सामने रखिएगा। आपका अगर एएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आ जाता है तो सेम टेक्निक है, कोई इसके अलावा टेक्निक नहीं है। कि आपने जिस तरह मैं स्कैटर करता हूं, फैलाता हूं चीजों को, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया किसी भी टॉपिक, लाइक आज मैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। जो किसी भी मुल्क के अंदर जो सिस्टम होता है वो किस तरह इस काबिल होता है या इस तरह का माहौल दे देता है अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कि वहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी आसान हो जाए। दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। गुड गवर्नेंस, जब हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है ना,
एक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आउटलाइन क्या बन गई आपकी? इंट्रोडक्शन। अब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें डालनी है जो आप बॉडी में लेके आएंगे आगे। पहला पोर्शन है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद है बॉडी, उसके बाद है कंक्लूजन। ये आपने पहले 10 मिनट के अंदर ये कंक्लूड कर लेना है कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेरी बॉडी क्या होगी और मेरा कंक्लूजन क्या होगा। अगले 5 मिनट में आपने शुरू कर देना है। ये 15 मिनट पीछे रह गया आपके 45 मिनट। 45 मिनट में आखिरी 15 मिनट भी निकाल दें। 30 मिनट्स के अंदर आपने अपने ऐसे को क्रैक करके कंक्लूड करना है। आप जितना मर्जी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दे, जितनी अच्छा बॉडी में आप पॉइंट्स डाल दें, आउटलाइंस डाल दें, सुर्खियां हेडिंग्स डाल दें, आउटलाइंस डाल दें, अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिख सके तो समझ लीजिएगा कि आपकी वो कोशिश नाकाम गई है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने बॉडी। अब जो बॉडी है ना, इसके अंदर आपने किसी भी चीज की कॉजेज होती हैं, वजूहात। उसके बाद इन वजूहात से हुआ क्या, मुआशरे के अंदर अफरा तफरी आई, लाकानूनियत आई, बेचैनी आई। उसके अलावा लाकानूनियत, बेचैनी, अफरा तफरी, एहसास महरूमी, शिदत पसंदी और नाइंसाफी और शाबाश बोलो, यही पॉइंट्स है ना मुआशरे के अंदर जो होते हैं। लोगों का सिस्टम पे इतमाद उठ गया। ये सारा कुछ क्या है? ये काजिज है ना। काजिज से ये जो कुछ मैंने आपको बताया ये हुआ, उसे कहते हैं रिपरकशंस। रिपरकशंस। उसके बाद जब आपने काजिज भी देख ली कि यार इस मसले की ये वजूहात हैं। फर्ज करो एक मिसाल देता हूं, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब ये आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि डेमोक्रेसी का इतना अहम रोल है कि ये किसी भी मुआशरे के अंदर जान पैदा करती है। इसकी ये लवाजमात हैं। अगर ये लवाजमात ना दिए गए तो ये एक बेजान पौधा बन जाएगा और बेरूह एक आपके सामने एंटिटी बनेगी, जिससे मुआशरे के अंदर ये नुकसान पैदा होंगे। और अगर अब जो काजिज थी जिसकी वजह से ये बेजान एक पौधा बना, वो काजिज को जब उल्ट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो सजेशंस बन जाती हैं। ये याद रखने की टेक्निक है एक। हमने रिपरकशन जब काजिज को उल्टा तो क्या हुआ? आपके पास वायेबल वर्ड क्या यूज करना है? वायेबल सजेशंस, यानी काजिज, रिपरकशन, सजेशंस, जिनको रेमेडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमेडीज या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशंस। आपने आगे अमली जिंदगी में जाके सिर्फ और सिर्फ मसले का हल बताना है कि मसले का हल कैसे होगा। आपके पास रोड मैप क्या है कि मैं इस मसले को हल कैसे कर सकता हूं। ठीक है, ये आपकी जब आपके माइंड में ये चीजें आ जाएंगी ना कि यार किसी भी चीज को, टॉपिक के बारे में जब मैंने बात करनी है, मैंने यही आउटलाइन बनानी और एंड पे आ जाए कंक्लूजन। ये आपका तीसरा पार्ट, बॉडी। बॉडी में ये चीजें आ गई, ये आपका कंक्लूजन। पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। आपके सिलेबस में, ऐसे सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में आता है, ऐसे नहीं आता। कोई भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, आपने पता नहीं कितने पेपर्स देने हैं, तो आपके माइंड में यह चीज हो कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब मैंने बात शुरू करनी है तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेके आना है। इंट्रोडक्शन के अंदर उस चीज की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको डाल देना है। यानी कॉजेज को देख लेना है कि ये वजूहात हैं इस मसले की, वो 3-4 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में वो डाल दिए। फिर इन वजूहात पर अगर काबू पाया जाए तो हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये कहां डाल रहे हो? इंट्रोडक्शन में। और हल्का सा लिख दो कि आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हो गई है। अगर हम ऐसा कर लें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आसान नहीं हो गया? ये इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। आगे सिर्फ आपने सियासत चमकानी है अपनी बॉडी के अंदर, काजेज कि इस मसले से ये मसला बना, इस वजह से ये मसला बना, इस वजह से ये मसला बना, इस वजह तीन आगे आपने काजेज दे देनी है।
उसके बाद उससे नुकसानात क्या हुए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको रिपरकशंस को लिखें, नहीं तो काजेस के बाद आ जाए सोल्यूशन की तरफ। अब काजेस को आपने उल्ट देना है, आपके सोल्यूशन बन जाएंगे और एंड पे आपने कंक्लूजन दे देना है। कंक्लूजन में वैसे ही तरीका कार आपने ये कहना है कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, इसके ये मसाइल है, अगर इनको ऐसे कर लिया जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। आपकी ये कंक्लूड कर दिया आपने, यानी ऊपर सारी डिस्कशन को आपने आखिरी 5, 7, 8, 10 मिनट में कंक्लूड कर देंगे तो आपका ऊपर गपशप भी होगी तो पता चलेगा भी ये बंदा मैनेज करना जानता है, 1 घंटे के अंदर ये सम अप करना जानता है अपनी सारी डिस्कशन को, ये दरिया को कूजे में बंद करना जानता है। ये नहीं है कि बस ये बातें ही करता है और ज्यादा फोकस आपने सोल्यूशन की तरफ करना है, वायबल सजेशन, रेमेडीज या सॉल्यूशन, इसकी तरफ आपने ज्यादा फोकस करना है और एंड पे क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। सो ये जनरल डिस्कशन होगी, आपने इस तरह अपने ऐसे को लेकर चलना है। मैं बात कर रहा था गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस आपके माइंड में आना चाहिए कि होती क्या है। पाकिस्तानी मुआशरे में गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है लेकिन हाई लेवल की नहीं है। अगर गुड गवर्नेंस ना हो ना तो आपको सिक्योरिटी ना मिले सोसाइटी के अंदर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो। आप यहां पे आए, बाहर आपकी बाइक खड़ी है तो ये गुड गवर्नेंस की ही एक प्रोडक्ट है ना। अगर गुड गवर्नेंस ना होती, हाँ मसाइल हैं, ये कभी भी डार्क पिक्चर नहीं पेश करनी। ये मेरा पॉइंट पल्ले बांध लें कि मायूसी की तरफ कभी भी नहीं जाना आपने। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप डिस्कशन कर रहे हैं तो जिस तरह ये आपने कहा, आपके माइंड में आया, उस्मान खान ने कहा कि नहीं जी पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस नहीं है। भी गुड गवर्नेंस ना होती तो आपको जॉब ना मिलती। ये आपको यानी आप जैसे मेरे जैसे बंदे को एक जॉब मिली हुई थी, ये गुड गवर्नेंस की प्रोडक्ट है। अब समझे गुड गवर्नेंस है क्या। यानी गुड गवर्नेंस ऐसा एक माहौल दे देती है जिसके अंदर सारे चेक्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से एक इंसान को उसकी मेहनत का फल भी मिल जाता है। ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक इंसान उस सिस्टम पर इत्मीनान करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन देता है और अल्टीमेटली उसको फिर उसका सिला मिलता है। यह वो माहौल है जिसको गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, गुड गवर्नेंस एक वैल्यूज का ऐसा सेट है, पैरामीटर्स का एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रह के एक आम इंसान अपनी की मेहनत का सिरा ले लेता है। एक सिस्टम का हिस्सा बन के एक फर्द एक रियासत के अंदर एक सिस्टम का हिस्सा बन के उस रियासत के जो सम्राट मिलने चाहिए एक शहरी को, वो हासिल कर सकता है। अब कोई आपसे पूछे कि ये समझ आ गई गुड गवर्नेंस कैसा, मैंने कहा सेट ऑफ आपने जो काम करना है ना, किस तरह काम कर रहा है कि उसका एक प्रोडक्टिव नतीजा निकले। ये इसका जो सेट बनेगा ना गुड गवर्नेंस, यानी इसका जहन में ये आता है ना, जब आ जाए गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान या सिंपल गुड गवर्नेंस आ जाए तो आप कैसे माइंड में, इसको एक वर्ड में यूज करता हूं, इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं, आपके माइंड में चीजें चलनी शुरू हो जाएं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म, स्टॉर्म किसे कहते हैं, ब्रेन दिमाग नहीं, दिमाग दाल के नीचे जेर है, दिमाग के अंदर तूफान बर्पा हो जाए ख्यालात का, ख्यालात उमड़ आए। लाइक अगर मैंने गुड गवर्नेंस की बात की है ना तो मैंने कहा कि एक ऐसा माहौल जिसके अंदर जज़ा सज़ा का एक निज़ाम हो, जिसके अंदर जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत के लेवल के मुताबिक अजर मिले, जहां पे चेक एंड बैलेंस हो, जहां के कानून की हुक्मरानी हो, जहां पे अकाउंटेबिलिटी हो, जहां पे मुआवजे का निज़ाम हो, जहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन हो इन डिसीजन मेकिंग। लाइक मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर फलां पार्टी का बनना चाहिए, मैंने वोट कास्ट किया और मेरे वोट से ही वो बंदा वोट उसकी हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई। ये उस सिस्टम पे, यानी लाइक मैं कहता हूं कि ऐसी कानून साजी हो जिसमें गुरबा की बात सुनी जाए, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए। ये मैंने कहा।
अब मेरी इस पार्टिसिपेशन से मैं अपने जो मैंने मेंबर सेलेक्ट किया है अपने एमएनए, उसके पास गया हूं, मैंने कहा कि एमएनए साहब आप असेंबली में बैठे, हमने आपको भेजा है ना। ये है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वर्ड मैंने क्या यूज किया है? ये आपके माइंड में ना 8-10 इस तरह के वर्ड याद हो जाएं। पार्टिसिपेशन इन मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जहां पे फैसला साजी हो रही है, उसमें एक आम बंदे का भी रोल हो। एक ऐसा निजाम जिसके अंदर मुआखजे का निजाम भी हो, लोगों की जवाबदेही का अमल भी हो, एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी हो, एक आम आदमी को उसकी मेहनत के मुताबिक सिला मिल रहा हो, कानून की हुक्मरानी हो, गरीब को अमीर खा ना जाए, गरीब अगर मेहनत करे तो उसको भी अपनी मेहनत का उतना ही सिला मिले जितना एक अमीर करता है, उसके राइट्स की वायोलेशन ना हो, उसको हर तरह की आजादी हासिल हो। ये जहां पे ऐसा माहौल होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें हों, उसको हम क्या कहेंगे? गुड गवर्नेंस है। यानी ये गवर्नेंस का निजाम जो है अच्छा है, जिसके अंदर क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो, वीमेन इंपावरमेंट हो, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन हो, लॉलेसनेस ना हो, लॉ की क्या होना चाहिए? सुपरमेसी हो। वर्ड मैंने यूज किया, मेरे माइंड में आगा सुपरमेसी ऑफ लॉ। क्या है? सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी एहसास तहफ़्फ़ुज़ फील करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि मेरे राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। कोई कॉन्सेप्ट बना कि गुड गवर्नेंस अपना सलमान क्या है? एक कॉन्सेप्ट बन गया। यानी दोबारा मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे जजा सजा का निजाम हो, जहां पे मुझे ये एहसास हो कि यार अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करता है ना, तो एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उसको पकड़ लेगा। अकाउंटेबिलिटी वर्ड मैंने क्या यूज कर दिया? ये अगर कोई पूछे कि गुड गवर्नेंस के की पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला याद रख लें अकाउंटेबिलिटी। किसने करनी है? सिस्टम करता है, सिस्टम ऑटो पे लग जाता है। अगर एक छोटे से किसी भी इंस्टीट्यूशन के, हमारा पुलिस इंस्टीट्यूशन है ना, एक कांस्टेबल ने भी अगर किसी के साथ, या एएसआई ने, सब इंस्पेक्टर ने, डीएसपी ने, एसपी ने, एसएसपी ने, डीआईजी ने, एडिशनल आईजी ने, आईजी ने, किसी ने भी अगर किसी के साथ ज्यादती की है, तो सिस्टम ऐसा हो कि उसको सजा मिले, इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। समझ आई? तो इसका मतलब यह हुआ, ऐसे सिस्टम में तो रूल ऑफ लॉ होता है। अगला पॉइंट क्या आया? पहला मैंने क्या कहा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? मुआखजा, एहतसाब। यानी देखा कि बड़े से बड़े आदमी ने अगर गलत किया तो उसका एहतसाब हुआ। एहतसाब किसने किया? सिस्टम ने किया ना। सिस्टम के अंदर क्या है? रूल ऑफ लॉ है। का रूल ऑफ लॉ क्या है? एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून ये नहीं देख रहा कि ये गरीब का बेटा है, ये एक कुटिया में पैदा हुआ है, और ये एक झोंपड़ी में पैदा हुआ है, और ये एक महल में पैदा हुआ है। दोनों के लिए बाइफर्केशन नहीं है। वर्ड क्या यूज किया? तकसीम नहीं है। सेम लॉज कहते हैं ना, कानूनंदा होता है। वो क्या है? कानूनंदा का मतलब यह है कि कानून नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है, बराबर दोनों के लिए इक्वल। अगर आपसे कोई पूछे, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, उसका मतलब यह है कानून की हुक्मरानी। अब ये तो उसके मायने हो गए। मतलब क्या है? एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नोबॉडी इज अबव द लॉ। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ, ये फलसफा है रूल ऑफ लॉ का। ये है कानून की हुक्मरानी। तो मुझे समझ आई कि गुड गवर्नेंस एक ऐसा निजाम देता है जहां पे कानून की हुक्मरानी होती है, जहां पे मुआवजा होता है। दो चीजें हो गई। अब एक और कीवर्ड यूज करने लगा हूं, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, जहां पे करप्शन नहीं होगी, करप्शन फ्री सिस्टम। एक और वर्ड यूज कर दिया, ये आउटलाइन से सारी लिख लो।
वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन फ्री सोसाइटी या सिस्टम, करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ। ये वो सिस्टम जहां में ये सारी चीजें प्रीवेल करती हूं। क्या करती हूं? प्रीवेल का मतलब छाई हूं। जहां पे ऐसा एक वर्ड यूज किया मैंने, कंड्यूसिव। क्या वर्ड यूज किया? CONDUCIV, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का एक और वर्ड है सफोकेटिंग। सफोकेटिंग, SUFFOCATING, सफोकेटिंग। सर आपके घर का या आपके ऑफिस का जो माहौल है ना, बड़ा सफोकेटिंग है। आज से आपको ना सफोकेटिंग की एप्लीकेशन समझ आ जाए कि मैंने सफोकेटिंग को यूज कहां करना है। सफोकेटिंग का वर्ड होता है सांस बंद हो रही है यार। इस सिस्टम में तो सांस लेना मुश्किल है। और इसका जो एंटोनिम है वो है कंड्यूसिव। सर बड़ा जबरदस्त माहौल है आपके ऑफिस का, यहां पे बैठने को दिल करता है, सुनने को दिल करता है, काम करने को दिल करता है। तो कंड्यूसिव एनवायरमेंट, गुड गवर्नेंस एक ऐसा माहौल दे देता है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट देता है, सफोकेटिंग एनवायरमेंट नहीं देता। जहां पे अगर एक गरीब शख्स भी मेहनत करेगा तो वो भी महलों के ख्वाब देख सकता है। वो ये नहीं होता जिस तरह चांद की चांदनी बराबर सबको रोशनी देती है, महल में भी उतनी रोशनी बखेरती है जितनी कुटिया के अंदर बखेरती है। ऐसे ही गुड गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सफोकेटिंग एनवायरनमेंट नहीं होता। जहां पे क्या होता है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, और क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है गुड, और इक्वलिटी होती है। ये रूल ऑफ लॉ की सारी शक्लें हैं ना। उसके अलावा पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जो लोगों की जरूरियात है ना, ऐसा सिस्टम जो लोगों की जरूरियात को केटर कर रहा है। वर्ड मैंने यूज किया है केटर। ये लफ्ज ये अशरों की मेहनत के बाद माइंड में आने शुरू हुए हैं, एम नहीं आ जाते। केटर करना, मेरी जरूरियात पूरी हो रही है सर, मेरी तनख्वाह जो है मेरी नीड्स को केटर नहीं करती। क्या वर्ड मैंने यूज किया है? आपने इंटरव्यू देना है बड़े थानेदार का, सब इंस्पेक्टर का, अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, और मिनिस्ट्रियल कोटे के लोग सुन लें, तहसीलदार वाले सुन लें। अगर ये वर्ड्स आपने अपने मेमोरी का हिस्सा बना लिया, आप इस तरह के 35 से 40 वर्ड तैयार कर लें, तो मैं नहीं समझता कि आपका ऐसे ड्रॉप हो जाए। या आपका इंटरव्यू बड़े, मुझे कल एक सखर से मुझे कॉल आई, कि बल्कि मुझे कराची से एक कॉल आई, सर मेरे बड़े इम्तिहान पास होते हैं, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। मैंने कहा मुझे वॉइस मैसेज करें। जो वॉइस मैसेज किया, मैं उसकी लैंग्वेज समझा। मैंने कहा कि पता चलता है आप कहां से बात कर रहे हैं। तो बेटा ये वो मैथडोलॉजी है जो जिससे आप छा जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको ये चीजें बता दी कि जहां पे लोगों की नीड्स केटर की जा रही हूं, उसे कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। क्या कहते हैं? यहां पे रेस्पॉन्स, लाइक आपका नाम क्या है? अब्बास की एक जरूरत है कि उसको रोजगार मिले, और जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में वो रह रहा है, वो सिस्टम रोजगार दे नहीं रहा। तो वहां पे गुड गवर्नेंस तो ना हुई ना। यानी गुड गवर्नेंस ऐसा माहौल देता है जहां पे पार्टिसिपेशन भी होती है और रेस्पॉन्सिवनेस भी होती है। रेस्पॉन्स भी आता है, आपकी नीड्स पूरी होती हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपको बता दिया पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। अकाउंटेबिलिटी, तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर शख्स को पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। सिस्टम ऑटो पे लगा होता है, वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं होती। वर्ड मैंने क्या यूज किया? अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होती। जिन घरों के अंदर, जिन मुआशरों के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल होती है, वो मुआशरे, वो घर
तवाजन ग्रोथ नहीं करते, तवाजन बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं होती वहां पे। वो मुआशरों में बिगाड़ पैदा होता है, अफराद मुआशरा में बिगाड़ पैदा होता है, घर के अंदर घर के मेंबर्स हैं उनके अंदर बिगाड़ पैदा होगा, जहां पर उनको पता नहीं शाम की रोटी मिलनी कि नहीं मिलनी, जहां पता है कि अगर छोटे ने बड़े को मारा है तो उसे पता है कि बाप ने कुछ भी नहीं कहना, वहां बिगाड़ नहीं पैदा होगा तो और क्या होगा। यानी वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस, वर्ड यूज करने लगो, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, अकाउंटेबिलिटी नजर आती है। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इनको बोलते हैं हम की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके ये आपका जान इस है आपकी इस टॉपिक में। गुड गवर्नेंस के ये की एट्रीब्यूट्स हैं, जहां पे जिस मुआशरे के अंदर ये सारी चीजें होंगी वहां पे क्या होगा, गुड गवर्नेंस होगी। अब हमने इस टॉपिक को फैलाना है। आप उसी सूरत में फैला सकते हैं जब आपके पास सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद वर्ड्स आ जाएं, आइडियाज आ जाएं, टाइटल्स आ जाएं, आउटलाइंस बन जाएं। अब आगे चीज मैंने लिखी कि वहां पे गुड गवर्नेंस का ह्यूमन राइट्स से बड़ा लिंक है। जाहिर है हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमने ये पढ़े नहीं, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन पढ़ा है ना हमने, और क्या पढ़ा, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, और हमने ये पढ़ा कि इन सब में से अहम, सबसे अहम जिसका गुड गवर्नेंस से सबसे ज्यादा ताल्लुक है, और ये सारा कुछ उसी के लिए है, वो है डिग्निटी ऑफ मैन। डिग्निटी ऑफ मैन क्या है? आरिफ ने कहा कि मैं मेहनत करूंगा और मैं एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगा अपनी जिंदगी में। अब्दुर्रऊफ ने कहा मेरे पास पैसे हैं, मैं मेहनत ना भी करूं मैं मुकाम हासिल कर लूंगा। ये वो मेहनत करके इंटरव्यू की सतह पर पहुंचा, मैं पैसे देके पहुंच गया। इसकी डिग्निटी कमाल हुई कि नहीं हुई? गुड गवर्नेंस जहां पे होती है वहां पे ऐसा नहीं होता। तो हमें समझ आई कि वहां पे मेरिट प्रीवेल करता है। एक और टॉपिक, एक पॉइंट और लिख लो इसका। हमने ट्रांसपेरेंसी लिखा, हमने रूल ऑफ लॉ लिखा। इनका आपस में देखो ना, आपको एक संबंध नजर आ रहा होगा। इनका आपस में इंटरलिंक्ड है चीजें, ये एक चीज दूसरी चीज से फूट रही है। हमने सबसे पहले बात की किसकी? फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी हकूक जो इंसान के हैं। वहां पे गुड गवर्नेंस का एक जबरदस्त वर्ड यूज करने लगो, नेक्सस, NEXUS, NEXUS, नेक्सस होता है। नेक्सस मीन गठजोड़। ये बेटा आप छोटी जिंदगी, छोटी उम्र में चीजें सुन रहे हो, पल्ले बांध लो ये चीजें, लिखा करो। वर्ड कोई मेरे मुंह से निकले फौरन लिख लिया करो। नेक्सस, गठजोड़। यानी समझ आई कि गुड गवर्नेंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का गठजोड़ है, वो प्रिवेल करते हैं वहां पे। ये सारी की एट्रीब्यूट समझ आ गया गुड गवर्नेंस के क्या होते हैं। अब मैंने कहा गुड गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स लिंक है आपस में। मैंने कहा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं कहां पे? जहां पे गुड गवर्नेंस हो, जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी होती है, एक आम शख्स की वॉइस सुनी जाती है। दूसरा मैंने कहा सर्विस डिलीवरी होती है, लोगों को एक दहलीज पे जाके सहूलतें दी जाती हैं। देखें पोलियो वाली टीम आप घर में आती कि नहीं आती? स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट वो कर रही है ना। आप 15 कॉल करें, पुलिस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये क्या है? ये रेस्पॉन्सिवनेस नहीं तो और क्या है? पार्टिसिपेशन नहीं तो और क्या है? ये सर्विस डिलीवरी नहीं तो और क्या है? आप जाएं किसी भी रियासती इदारे के अंदर, उसके किसी भी ऑफिस में जाएं, पब्लिक ऑफिस में, आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? ये आपके लिए सारा कुछ सजाया गया ना, ये शहरी है। इसलिए कहते हैं कि सबसे इनोसेंट जो चीज है किसी भी सिस्टम की, वो एक सिटीजन होता है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज किसके लिए हैं? एक शहरी के लिए, एक फर्द के लिए। फर्द की पामाली जो है वो इनवायलेबल है। वर्ड मैंने क्या यूज किया? इनवायलेबल। सो वहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे फ्री, करप्शन फ्री सोसाइटी होती है वो। ये सारी चीजें
ह्यूमन राइट्स के मुतालिक आ गई। पहला की पॉइंट्स क्या है, दूसरा मैंने कहा कि इसका ह्यूमन राइट्स से क्या ताल्लुक है, ये चीजें उसकी आ गई। अगला मैंने कहा काजेस ऑफ बैड गवर्नेंस, दूसरा वर्ड क्या है, बैड गवर्नेंस का। एक गुड गवर्नेंस था, अब गुड गवर्नेंस क्यों नहीं होती, वहां पे मैंने सबसे पहली जो चीज बताई थी, मैंने कहा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना वो तकद्दुस पमाल होता है। सबसे बुनियादी चीज आपने अपनी बात यहां शुरू करनी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ कहां से आएगा, मेरिट कहां से आएगा, कानून की हुक्मरानी आपको कहां से नजर आएगी। आइन, जिन मुआशरों के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होती, वो मुआशरे तनज़ली की तरफ जाते हैं, गिरावट की तरफ जाते हैं, वहां पे गुड गवर्नेंस नहीं होती। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, मैंने कहा अब्सेंस ऑफ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैंक्टिटी वर्ड यूज किया है, कानून का आइन का तकद्दुस नहीं होता। अब मैंने आगे बातें शुरू की ना, आइन से ही आगे सारी चीजें जन्म लेती हैं। आइन से क्या होता है, रियासती इदारे अपनी अपनी हदों के अंदर रह के काम करते हैं, और जब रियासती इदारे अपनी अपनी हदों के अंदर रह के काम नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस होगी। रियासत के जो इदारे एक दूसरे की डोमेन में इंटरवीन करेंगे, क्या करेंगे, डोमेन में एक दूसरे की जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी आपस में मडभीड़ हो जाएंगे, इंटरवीन करेंगे। वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरवीन, इंटरवेंशन नहीं होता। हां जी, जब इंटरवेंशन होती है तो वहां पे फिर अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर होता है, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कल्चर डेवलप ही नहीं होता। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, सिविक सेंस नहीं होती वहां पे। आपने देखा है इशारे पे खड़ा होना है, गाड़ी से आपने टिश्यू बाहर नहीं फेंकना, ये कौन आपको बताता है, ये सिविक सेंस है जो आपकी राइट्स और ड्यूटीज बताती है। क्या करती है, राइट्स और ड्यूटीज बताती है। मैंने कहा कि वहां पे सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, वहां पे अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर होता है, वहां पे अनसर्टेनिटी होती है। क्या होता है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है। जब गैर यकीनी सूरत हाल क्यों होती है, मिलिट्री इंटरवेंशन टाइम एंड अगेन, वहां पे आर्मी बार बार मुदाखलत करती है उस सिस्टम के अंदर। सिर्फ पॉलिटिशियंस फेल हो चुके होते हैं, जब पॉलिटिशियंस ने अपना काम नहीं किया, वैक्यूम पैदा हुआ, तो दीगर अवामिल जो अपना काम शुरू कर देते हैं। समझ आई। उसके साथ मैंने कहा जब कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस पमाल होता है, तो सबसे अहम चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन होती है वो क्या चीज होती है, क्या मसला है, कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियन क्या चीज है। अगर कोई आपसे पूछे, आरिफ आपने सब इंस्पेक्टर बनना है इंशाल्लाह, अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन कौन है, आप क्या कहेंगे, जुडिशरी। समझ के देना जवाब। देखिए ना, रियासत के 3 पिलर हमने बताए, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव। अब जो जुडिशरी है इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली हो रही कि नहीं हो रही। जब उसी सूरत में बताएगी जब ये आजाद होगी। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। गुड गवर्नेंस के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ही जमानत होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए गारंटी टू रूल ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द गारंटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इज द गारंटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ, ये गुड गवर्नेंस। जहां पे ये नहीं होगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का तकद्दुस पमाल होगा। स्टेट इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के अंदर इंटरवीन करेंगे, ओवरलैप करेंगे। समझ आ गई। वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। बैड गवर्नेंस की वजूहात क्या है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। वहां पे जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो पॉलिसीज भी चेंज होती रहेंगी, विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज हो जाएंगी। जब पॉलिसीज के अंदर तसलसल नहीं होता आरिफ खान, तो फिर सिस्टम पे लोगों का इत्मीनान उठ जाता है। यानी आप अमेरिका के अंदर देख लें, बर्तानिया के अंदर देख लें, चेहरे बदलते हैं, पॉलिसीज नहीं बदलती। बदकिस्मती से जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं
वहां पे चेहरे बदलने के साथ ही पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। अब पीपी गवर्नमेंट है, पीपी की अपनी पॉलिसीज, नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की अपनी पॉलिसीज, पीटीआई गवर्नमेंट है, पीटीआई की अपनी पॉलिसीज। ये क्या चल रहा है? जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो वहां पे लॉलेसनेस आएगी, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे पॉलिटिकल कल्चर लोगों के अंदर नहीं डेवलप होगा, लोगों के अंदर शऊर नहीं आएगा। जब बार बार आपने वोट का प्रोसेस करना ही नहीं है हर 5 साल बाद, तो लोग तो भूल जाते हैं अपने वोट की कदर को, कीमत कोई। जिन ममालिक के अंदर, मुआशरों के अंदर एक जमहूरी कल्चर अपने टाइम पे चल रहा होता है, वो कहते हैं एक लूली लंगड़ी जमहूरियत आमरियत से बेहतर होती है। वो लूली लंगड़ी जमहूरियत अपने आप को खुद ही सेट कर लेती है। इस दफा वोट कास्ट हुआ, 18 में हुआ, उसके बाद 23 में हुआ, 28 में होगा, 33 में होगा, इंशाल्लाह चलते जाएंगे ऐसे। तो एक टाइम आएगा, सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। बार बार लोग जब एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनको समझ आती है, हाँ इसकी ये खामियां हैं, ये इसकी खूबियां हैं, खामियों को हमने बदलना है, खूबियों को मजीद निखार पैदा करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर ड्यू टाइम क्या होगा? सिस्टम कौन सा डेवलप हो जाएगा? गुड गवर्नेंस का। अगर कोई पूछ रहे गुड गवर्नेंस का सिस्टम कैसा होता है, सर ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके अंदर आइन के तकद्दुस का ख्याल रखा जाता हो, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें लोगों के अंदर शऊर हो, जहां पे अदलिया आजाद हो, जहां पे कानून की हुक्मरानी हो, जहां पे एक आम आदमी को सिस्टम के ऊपर इतना एतमाद हो कि वो मेहनत करेगा उसे सिरा मिलेगा, जहां पे कोई किसी के इज्जत को छालेगा, गिरेबान को पकड़ेगा तो कानून उसका हाथ पकड़ लेगा। ये वो सिस्टम जहां पे ये सारे लवाजमात हो, उस सिस्टम को गुड गवर्नेंस कहते हैं। और जहां पे ये ना हो उसको गुड गवर्नेंस नहीं कहते, कम अज कम। वो क्या होगा? बैड गवर्नेंस होगा। इसकी वजूहात क्या होती हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं होती? वहां पे सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया, वहां पे अब्सेंस ऑफ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, पॉलिटिकल कल्चर नहीं होता, बार बार मिलिट्री इंटरवीन कर क्या है, क्यों एंड होती है यार? मैंने कल भी कहा था, ये पहले चेक करना नहीं किया ना आपने, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी। कमाल है यार। अच्छा, वहां पे मैंने एक और चीज बताई। हाँ जी, क्या कर रहे हो? और यार आप देखो ना, इधर देखो। पहले कभी इस तरह नहीं हुआ था, ये कल परसों से हो रहा है। जल्दी कर, जल्दी यार। इसका हल निकालो। मैंने कहा देख लेना मसला क्या है, वो सारा दिन तो फुर्सत नहीं होती ना, लिख लो इसको। बहरहाल बात कर रहा था कि वहां पे कानून की हुक्मरानी नहीं होती, तो मैंने जब कानून की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि कानून को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जुडिशरी। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है हमेशा, जब भी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री आई है, तो वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जुडिशरी आई है। तो इस वर्ड को यूज किया जाता है, आपके लिए बहुत फायदा होगा, फ्रेजाइल जुडिशरी। फ्रेजाइल जुडिशरी, तो क्या वर्ड यूज किया मैंने? फ्रेजाइल जुडिशरी होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगा। हेलो जी जी, फ्रेजाइल जुडिशरी होगी वहां पे। वर्ड क्या है? फ्रेजाइल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी। ये हो गया। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये भी आउटलाइन बन गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैंने कहा, देखो ना, अकाउंटेबिलिटी इंस्टेबिलिटी वर्ड सारे मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा एक और चीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नहीं, क्लास सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा नहीं कि हम कहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर गरीब गरीबतर होता जा रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है। जब ये होता है तो फिर एहसास खत्म हो जाता है इंसान के अंदर, मटेरियलिज्म की तरफ हम भागते हैं। तो वहां पे क्या होगा? इसको कहते हैं क्लास सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी।
दूसरा वर्ड है पॉवर्टी रिडन सोसाइटी, वहां पे गुर्बत होगी, लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का जो अमीर बंदा है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, वहां पे इन्वेस्टर नहीं आएगा, रोजगार के मौके नहीं होंगे। उस सोसाइटी कहते हैं पॉवर्टी रिडन सोसाइटी। क्या कहते हैं? पॉवर्टी रिडन सोसाइटी होगी। और ये जहां पे गुड गवर्नेंस होती है ना, वो एक सस्टेनेबल सोसाइटी होती है। क्या होती है? वहां पे हर चीज में डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट कौन सी होती है? वर्ड लिख लो, एहसन, सुलेमान, आरिफ, खासकर आप तीनों के लिए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहां पे क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। यानी ऐसी डेवलपमेंट नहीं जो एक ही दिन में होनी है। ये बेटा लिख लो, ये देखो मैं इधर लिख रहा हूं, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, SUSTAIN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट होती है वहां पे। यानी हमें पता है कि मैंने अपनी गंदम काश्त करनी है तो मुझे इसका अच्छा रेट मिलेगा। जहां पे अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना, गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होगी, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। भूलोगे नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे आएंगे। उसके अलावा वहां पे क्या होगा? मैंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो गुड गवर्नेंस होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां पे नहीं होगी? जहां पे इनकंसिस्टेंसी होगी, अनसर्टेनिटी होगी। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स आपने लिखने काजेस ऑफ बैड गवर्नेंस में। किसमें? काजेस ऑफ बैड गवर्नेंस में। अब मैं कुछ सजेशन देने लगा हूं। मैंने कहा वही चीजें मैं, जब आपने सजेशन देनी है ना तो क्या कर देना है? काजेस को उल्टा देना है। वो आपकी 3 वो होगी, वो 3 होगी, आपके 1 घंटे के ऐसे मुकम्मल। हमने कहा कि आपने सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना है, आइन के तकद्दुस का ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने कहा कि स्ट्रांग जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी स्ट्रांग होगी, उस्मान क्या होगा? वेरी गुड, रूल ऑफ लॉ होगा। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुड बी फेयर। इलेक्शन रिगिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन का प्रोसेस फेयर हो, इलेक्शन का प्रोसेस फेयर होगा। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो। क्या हो? ये 5-7 लाइनें याद कर लें, भूलनी नहीं चाहिए आपको। कहीं भी डिबेट करें आपने कहा यार ये है ही नहीं यहां पे। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन हो, खवातीन का भी रोल हो, हर महकमे में खवातीन की पार्टिसिपेशन हो, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया जाए। ये आपकी सजेशन होगी और नीचे आपने कंक्लूजन दे देना है। तो हमें अब ये सारी चीजें समझ इस तरह आई। अब कंक्लूजन किस तरह देना है कि जो आपने की एट्रीब्यूट्स लिखे थे ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद हमने क्या कहा? रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस, पार्टिसिपेशन और रेस्पॉन्सिवनेस। मैंने उस सलमान वर्ड क्या यूज किया था? रेस्पॉन्स होता है ना कि मेरी नीड्स को क्या किया जा रहा है? केटर किया जा रहा है, CATER। मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी, मेरी नीड्स को, मेरी जरूरियात को केटर नहीं कर रही। वर्ड नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने इंटरव्यू देना है इंशाल्लाह। सलमान आपने भी, मंजूर खान, हाँ जी, अगर ये चीजें भूल गए तो समझ लीजिए कि काम गया। अब जब पाकिस्तान की बात करते हैं हम देखते हैं कि माल एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी इंस्टीट्यूशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। मैल, एक है गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हम कहते हैं ना गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी 2 वर्ड हैं, एक है गुड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी है मैल एडमिनिस्ट्रेशन। के एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, मैल, हर इदारे के अंदर मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये वर्ड सारे आप लिख लेंगे, कर लेंगे। अब वर्ड्स बन गए, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके बगैर काम नहीं चलता। अब समझ आ गई। अब ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूं अपने टॉपिक को, कि ऐसा माहौल जो सिटीजन फ्रेंडली हो, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट ही गुड गवर्नेंस होती है। यानी ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम जो क्या हो? ये सिटीजन फ्रेंडली हो। वो कौन सा होगा? वो जहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी इन डिसीजन मेकिंग, जहां पे अकाउंटेबिलिटी होगी, जहां पे लिटरेसी होगी। वर्ड बड़ा अहम चीज जो भूल गया था, लिटरेसी। लिटरेसी मीन खानदगी। वहां पे तालीम आम होगी, हर शख्स पढ़ा लिखा होगा,
हर शख्स को अपनी राइट्स और ड्यूटीज का पता होगा, तो फिर ही सारा काम चलेगा ना। सो ऐसा मुआशरे को हम क्या कहेंगे? सिटीजन फ्रेंडली सोसाइटी। ठीक है, अलाउज पीपल टू फ्लोरिश। ऐसा सिस्टम ही जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसमें सिविक सेंस लोगों के अंदर होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, इक्विटी होगी, पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस होगी, तो वो क्या होगा? अलाउ करेगा लोगों को। किस लिए? कि वो फ्लोरिश करें, फले फूले। क्या करें? ग्रोथ होती है ना हर इंसान की। मैंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी। अब मैंने कहा कि जब ऐसा मुआशरा जहां पे ये सारी चीजें होंगी, इसको क्या कहें? गुड गवर्नेंस वाला मुआशरा। ठीक है, तो इन 3 जगह पे आपको ग्रोथ होती नजर आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पॉलिटिकल ग्रोथ, और दूसरी सिविक ग्रोथ। सिविक क्या है? मैं आपके राइट्स का ख्याल करूं, आप मेरे राइट्स का ख्याल करो, मैं मुआशरे के अंदर रहते हुए एक मुफीद शहरी बनूं। यह है सिविक सेंस। यहां पे रोड है, मोटरवे है, या अदरवाइज मैं ड्राइव करने लगा हूं, मैं सीट बेल्ट बांध लूं। मैं बाइक पे बैठने लगा हूं, मैं क्या ले लूं? हेलमेट ले लूं। ये क्या है? मैंने थूकना नहीं है ऐसे पब्लिक प्लेस पे, मैंने चीजें फेंकनी नहीं है पब्लिक प्लेस पे। डस्टबिन लगी, मैंने उसके अंदर, कूड़ादान पड़ा उसके अंदर चीज रखनी है। मैंने किसी के राइट्स का ख्याल रखना है। अब हम तो करते हैं ना, पुलिस आ गई यार सीट बेल्ट बांध ले, यार हेलमेट नहीं पहना होगा अब चलान होगा, लाइसेंस नहीं है। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जहां पे गुड गवर्नेंस होगी, यानी हमें यह चीज समझ आ गई कि ऐसा मुआशरा गुड गवर्नेंस की तस्वीर पेश ही नहीं करता जहां पे अकाउंटेबिलिटी ना हो, जहां पे लिटरेसी ना हो, जहां पे अकाउंटेबिलिटी ना हो, लिटरेसी ना हो, वहां पे ट्रांसपेरेंसी ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, रेस्पॉन्सिवनेस ना हो, तो वो मुआशरा कम अज कम गुड गवर्नेंस वाला मुआशरा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि वहां पे सिविक सेंस होगी लोगों के अंदर, यानी ऐसा सिस्टम जो सिटीजन फ्रेंडली होता है। वहां पे वो सिस्टम क्या करता है? वो लोगों को अलाउ करता है, इजाजत देता है कि वो फ्लोरिश करें। क्या करें? फ्लोरिश करें। जब ऐसा सोसाइटी, 3 जगह फ्लोरिश हम करना है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोशल लेवल पे। जब सोशल लेवल पे करना है उसे कहते हैं सिविक लेवल, सेंस ऑफ सिविक्स। सिविक सेंस आपकी ग्रो करे, सिविक सेंस वर्ड यूज कर लें, सिविक सेंस वो ग्रो होगी। दूसरा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तीसरा आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ होगी। ये 3 चीजें हैं। अब पॉलिटिकल ग्रोथ क्या है? डिसीजन मेकिंग में आपका ख्याल रखा जा रहा है, आपका हिस्सा आ रहा है। आपने कहा था ये कानून नहीं बनना चाहिए तो नहीं बना, आपने कहा ये कानून बनना चाहिए तो बन गया। ये है डिसीजन मेकिंग में आपकी पार्टिसिपेशन, आपके राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है। ये है पॉलिटिकल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके पास 10 साल पहले बाइक में नहीं थी, आज बाइक है। 10 साल पहले बाइक थी, आज आपके पास गाड़ी है। 10 साल पहले एक गाड़ी थी, आज आपके पास 3 गाड़ियां हैं। आप ग्रोथ कर रहे हो। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वो सिस्टम, फिर एबिलिटी पैदा हो जाती है उस सिस्टम के अंदर कि लोग इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वो एक वेलफेयर सोसाइटी बन जाती है। तो मैं कह सकता हूं, अब मैं कहने में हक बजाना हूं कि ऐसा मुआशरा जहां पे गुड गवर्नेंस होगी, वो एक वेलफेयर सोसाइटी कायम करेगा, वो फलाही मुआशरा कायम करेगा। गुड गवर्नेंस ही फलाही मुआशरा कायम करती है। गुड गवर्नेंस के बगैर हम फलाही मुआशरे का ख्वाब नहीं देख सकते। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो, मुआवजे का निजाम हो, वहां पे कानून की हुक्मरानी हो, वहां पे शफाफियत हो, वहां पे एक आम बंदे को ये एहसास हो, सिस्टम पे एतमाद हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलेगा। ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं, यानी आपने कंक्लूजन के अंदर वो सारी बातें जान पैदा कर देनी है कि एग्जामिनर कंक्लूजन को देखे कहते हैं हाँ यार इसे पता है। ग्रामर की गलती नहीं करनी है ऐसे के अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा बनाएं, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। आपने कल 4 पॉइंट्स लिख के लेके आने। अब आपको मैंने 1 घंटा अच्छी डिबेट के साथ बता दी है कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस से कैसा मुआशरा वर्ज़े वजूद में आता है, अगर गुड गवर्नेंस ना हो तो कैसा मुआशरा हमारे सामने नजर आता है, किन वजूहात पर बैड गवर्नेंस बनती है, और क्या किया जाए तो गुड गवर्नेंस हो जाती है। और कंक्लूड हमने कर दिया कि एक अच्छा मुआशरा, फलाही मुआशरा काम करने की जरूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो, अफराती
और मुआशरे की सतह पर मुआवजे का निज़ाम हो, कानून की हुक्मरानी हो। और कानून की हुक्मरानी से मुराद ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, हर एक के लिए कानून एक जैसा हो। तो ऐसा मुआशरा उस वक्त ही मार्ज़ वजूद में आ सकता है जब गुड गवर्नेंस का निज़ाम होगा, गुड गवर्नेंस का सा माहौल होगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।